Okay, guys, so welcome back to another lecture video of the blood pressure topic, and it is from vital signs. We will cover this topic, and we have covered also our previous three vital signs. You can watch on my channel by subscribing us. Okay, now let's start with blood pressure. So, what is blood pressure? सो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर में एक्चुअली क्या क्या चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर क्या होता है कि ये एक फोर्स होती है जो कि तो द फोर्स exerted by the blood pressure, sorry, by the blood अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरी। ठीक है, जो भी हमारा फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है वो किसके अगेंस्ट हो रहा है? जो वॉल है आर्टरी की उनके अगेंस्ट, तो उसके प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। समझ गए? ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरी। ठीक है, बात यहाँ पे खत्म होती है ब्लड प्रेशर की। अब इसमें हमारा इसके वो आते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, या फिर पल्स प्रेशर है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, तो इस पर बात कर लेते हैं। तो जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एस बी पी, इसमें क्या है, मैक्सिमम प्रेशर एक्सक्रीटेड exerted by blood on the blood vessel during left ventricular contraction या फिर इजेक्शन। तो ये कौन सा है कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है उसके थ्रू या फिर ब्लड वेसल्स पे जो भी प्रेशर पड़ रहा है मैक्सिमम वो होता है। तो इसमें मैक्सिमम प्रेशर exerted by blood on the blood vessel during left ventricular contraction। ओके, तो ये भी लिख लेना भाई, ये नोट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑन द ब्लड वेसल। ठीक है, एंड ड्यूरिंग लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हमारा आता है डायस्टोलिक प्रेशर। वो क्या होता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, जो कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरी ड्यूरिंग डायस्टोल या फिर रेस्टिंग एंड फिलिंग ऑफ द हार्ट। जो कि रेस्टिंग फेज होती है, जब जो प्रेशर लगता है उसकी वॉल पे, आर्टरी वॉल पे, उसको बोलते हैं हम। समझ में आया? नेक्स्ट हमारा पल्स प्रेशर क्या होता है? सो पल्स प्रेशर हमारा डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। जो हमारा डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक।
डायस्टोलिक प्रेशर, उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर। नॉर्मल रेंज जो होती है इसकी क्या होती है कि नॉर्मल रेंज इज, रेंज होती है हमारी 30 to 50 mmHg। ठीक है। वाइल मेजरिंग बीपी द साउंड हियर्ड आर नोन एज कोफ साउंड। जो भी हम साउंड सुनते हैं वो कौन सी साउंड होती है, जब बीपी लेते हैं मेजर करते हैं तो उसके बाद होती है वो कोट कॉफ, कोट कॉफ साउंड। ठीक है। एंड वो साउंड कैसी आती है, मैंने बताया था आपको लब डब की साउंड आती है। अब यहाँ पे नॉर्मल रेंज मैंने आपको बताई थी, क्या है कमेंट में लिख दो जल्दी से। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, ये होता है 120/80 mm/Hg। ओके। तो यहाँ पे हमारा ब्लड प्रेशर के हमने पूरा ओवरऑल समझ लिया है क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं बीपी को उनकी बात कर लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, क्या क्या इसमें फैक्टर हमें अफेक्ट करते हैं उन पर बात करते हैं। सबसे पहले तो बीपी इंक्रीज हो जाता है तब कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये बीपी इंक्रीज एक सब हेडिंग है। अब इसके अंदर लिख लेते हैं पॉइंट। एज द कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, जब हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो तब इंक्रीज। ठीक है। नेक्स्ट, एज द पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस इंक्रीज, पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस इंक्रीज। फिर उसके बाद हमारा आता है एज द विस्कोसिटी और हेमाटोक्रिट इंक्रीज, viscosity and hematocrit increase। एंड उसके बाद एज द इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल डिक्रीज, ये भी कॉज होता है, मतलब अफेक्ट करता है यहाँ पे ब्लड प्रेशर को। एंड वाई व्हेन स्मोकिंग, ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी। एंजाइटी एंड ड्यूरिंग एक्यूट पेन, एक्यूट पेन। ठीक है। अब ये हमारे जो है फैक्टर्स हैं। अब फिर एक और आ जाता है कि आफ्टर प्यूबर्टी, ये एक नेक्स्ट हेडिंग के टाइप में लिख लीजिए आप। आफ्टर प्यूबर्टी, after puberty male tends have higher bp than females of a similar age।
ठीक है। एंड आफ्टर मेनोपॉज फीमेल टेंड टू हैव अ हायर बीपी देन मेल्स ऑफ सिमिलर एज। तो ये भी मेनोपॉज के बाद भी ये कंडीशन फीमेल में बढ़ जाती है। ओके। अब फिर हम आते हैं एबनॉर्मल बीपी पे। सो एबनॉर्मल बीपी क्या है? सो एबनॉर्मल बीपी में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले तो नॉर्मल बीपी पढ़ लेते हैं, फिर हम इसकी स्टेजेस पढ़ेंगे कि कौन सी स्टेज में कितना बीपी है। एबनॉर्मल बीपी ब्लड प्रेशर कैटेगरी कौन कौन सी आती है? ठीक है, फिर आता है हमारे पास एस बी पी यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एंड इसके बाद आता है यहाँ पे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है। अब हम नॉर्मल रेंज लिखेंगे, उसके बाद बढ़ते चलेंगे आगे की तरफ। नॉर्मल कितनी है यहाँ पे? 120, 80। और एलिवेटेड में, एलिवेटेड बीपी में हम लिखेंगे 120 या फिर 129 एंड लेस देन 80। फिर हम रखेंगे हाइपरटेंशन स्टेज 1। हाइपरटेंशन स्टेज 1 में हम 130 टू 139 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा हमारा। एंड 80 टू 89 होगा हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। देन फिर हमारा हाइपरटेंशन स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड में हमारा जो होगा वो मोर देन या फिर इक्विवेलेंट होगा 140 सिस्टोलिक एंड मोर देन 90 होगा हमारा डायस्टोलिक। एंड फिर एक लास्ट कंडीशन आती है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस इसमें क्या होगा? मोर देन 180 अगर बीपी होता है सिस्टोलिक और मोर देन 120 होता है डायस्टोलिक, तो ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस की कंडीशन है। ओके। एंड फिर ये हमारा यहाँ पे ब्लड नॉर्मल ब्लड प्रेशर कंप्लीट होता है। एंड फिर नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, एक कंडीशन और समझ लीजिए, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ठीक है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन में क्या होता है कि इट इज ऑल्सो नोन एज पोस्चुरल हाइपोटेंशन। सॉरी, हाइपोटेंशन है यार ये। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इट इज ऑल्सो नोन एज पोस्चुरल हाइपरटेंशन। ठीक है। And next is it refer to a sudden drop in blood pressure or when a person changes from lying down to sitting or स्टैंडिंग अप पोजीशन। ये जब होता है जब हम लेट रहे होते हैं तो बैठने वाली पोजीशन या फिर खड़े होने वाली स्टैंडिंग पोजीशन में आते हैं, तब इसमें ये सडन ड्रॉप हो जाता है ब्लड प्रेशर में। ठीक है। तो इसमें यही इतना ही बस। एंड फिर हम बात करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स कौन से आते हैं बीपी को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इन पे भी थोड़ा सा। बीपी मेजरिंग या फिर इक्विपमेंट, सबसे पहले आता है हमारे पास, वो तो सबको पता होगा, चलो बताओ कमेंट में। स्पेग्नोमैनोमीटर।
स्पेलिंग सही कर लेना, अगर गलत हो तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो इसकी स्पेलिंग है SPHYGMOMANOMETR, स्पेग्नोमैनोमीटर, जिससे हम मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर। ओके, फिर आता है हमारे पास सेकंड इज एनीरॉइड मैनोमीटर, एंड देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं, BP डिवाइस। ओके, तो दीज आर द मेथड्स या फिर इक्विपमेंट बोल सकते हैं असेसमेंट के लिए। तो यहाँ पे हमारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। हमने इसके ब्लड प्रेशर पढ़ा, फिर हमने डायस्टोलिक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पढ़ा, उसके बाद हमने नॉर्मल पढ़ा, फिर हमने फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर पढ़ा। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर कंप्लीट हो जाता है। देन हम नेक्स्ट क्लास में हम इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे जो कि फिजिकल असेसमेंट के लिए, एग्जामिनेशन के लिए नीडेड होते हैं। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, बाय। अपना कमेंट छोड़ के जाओ भाई।